नरेंद्र मोदी एक तरफ ईडी और सीबीआई से मुख्यमंत्रियों को डरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब यू टर्न कर लिया है। क्योंकि जिस प्रकार से अब इंडिया अलायंस के बाद सभी पार्टियां मजबूत होती नजर आ रही थी, तो ऐसे वक्त में भाजपा कमजोर होती नजर आ रही। तो ममता बनर्जी से लेकर के नवीन पटनायक, तमाम जो मुख्यमंत्री थे, उन मुख्यमंत्रियों के पीछे ईडी और सीबीआई लगाई हुई थी। अब उनसे मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद आपस में सुलह की बात हुई है। अब सुलह होगी नहीं होगी एक अलग विषय है, लेकिन जिन 4 सीएम से अमित शाह की मीटिंग हुई है और यू टर्न यानी कि बैक गियर अब लगाना शुरू किया है शाह और मोदी की जोड़ी ने, तो कौन कौन से वो मुख्यमंत्री हैं? क्या वो मुख्यमंत्री अब शाह और मोदी के एजेंडे में फंसने वाले हैं, या उनकी भी कोई बड़ी प्लानिंग रहेगी? क्या कुछ खेल है समझते हैं। समझने से पहले चैनल को फॉलो और शेयर जरूर कर दें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। प्रधानमंत्री को लेकर के जिस प्रकार से आए दिनों आरोप लग रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके वो पार्टियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अंदर भेजने की तैयारियां हैं। पहले भी आपने देखा, हमने भी वीडियो में आपको बताया था, चंद्रबाबू नायडू से लेकर के तमाम जो मुख्यमंत्री के खासम खास हैं उनके भी वहाँ छापा मरवाया गया, नोटिस दिया गया। हेमंत सोरेन है, तमाम वो वीडियो आपने देखी भी होगी। लेकिन अब 4 मुख्यमंत्रियों को लेकर के खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि यू टर्न अब नरेंद्र मोदी ने ले लिया है और उनसे जाहिर सी बात है उनकी अब डील भी हुई होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से अमित शाह की मुलाकात हुई है, तो वहीं जगन मोहन रेड्डी से भी मुलाकात हुई है, तो नवीन पटनायक से भी मुलाकात हुई है और केसीआर से भी मुलाकात हुई है। अगर इन चारों की मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले ममता बनर्जी का जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उसके खिलाफ भी ईडी ने समन भेजा था, उनके खिलाफ पूरी जेल में भेजने की तैयारियां पूरी कर ली थी। तो वहीं जो तेलंगाना का सीएम है केसीआर, उसकी बेटी कविता, उसको भी यानी कि इंटेरोगेशन कर करके उसके साथ में फिर नोटिस भेजा गया था और तमाम यानी कि प्रेशर बनाया गया था, जिसके बाद केसीआर एक दबाव में आए थे। हालांकि केसीआर अब नरेंद्र मोदी के प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अब उनकी आपस में बातचीत हुई है और ईडी के पंजे से उसके बेटे को निकाला, उसके रिश्तेदारों को निकाला है, तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। तो वहीं जगन मोहन रेड्डी जो कि सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में नाम आते हैं, उसका भी वो अभी जमानत पर है। और कुछ दिन पहले ही अमित शाह का हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें वो एक भाषण में कह रहे थे कि आप भूमि घोटाला, फलाना घोटाला, धिकड़ा घोटाला। लेकिन जैसे ही उसने बीजेपी के साथ में अलायंस की बात की और उनके साथ जुड़ने की बात की, तो फिर वो सभी वॉशिंग मशीन में साफ हो गए उसके दाग। ये तो आजकल चल ही रहा है। उड़ीसा में भी जिस प्रकार से नवीन पटनायक के पीछे भी था ने और इन्होंने ईडी लगाई हुई थी, तो तमाम जगह से अब जब सत्ता के लिए हर पैंतरे हर कोई अपनाता है, हर मोहरे बिछाता है, शतरंज का खेल बड़ा खेला जाता है, तो वही अब मोदी साहब थोड़ा अलग खेल रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो 3-4 जो मैंने बताए हैं अभी सीएम है और इनके जो स्टेट है, इन पर लोकसभा के जो सांसद है 2024 में चाहिए हो, इसलिए सब खेल हो रहा है। और जिन इन चारों की बात करूं तो 69 यानी कि लगभग 70 के आसपास जो सांसद है इनके पास है। सबसे पहले बात करें आंध्र प्रदेश की, यहाँ पर 25 सीटें
25 सीटें आंध्र प्रदेश में है, जिसमें 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस के पास है। यानी कि जो जगन मोहन रेड्डी का मैंने अभी जो जिक्र किया है, उसके पास 22 सांसद हैं। तो इसके बाद उड़ीसा की बात करें, और जो 3 है वो टीडीपी, जो मैंने पहले बताया था कि चंद्रबाबू नायडू को अंदर किया गया है, यानी कि वो सांसद टीडीपी के हैं, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। और जगन मोहन रेड्डी के पास सांसदों का जखीरा है, 25 सीटें हैं, 22 उसी के पास हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक के पास भी सांसद हैं, तभी उनके साथ में शाह और मोदी नरम रुख अपनाए हुए हैं। तो जो उनकी बीजेपी पार्टी है, टोटल 12 सीट, कुल 21 सीटें हैं यहाँ पर, 12 सीट बीजेपी के पास हैं। भाजपा भी यहाँ पर 8 सीटें ले जाने में कामयाब हुई थी। इसके बाद तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी 17 सीटें हैं, और 17 सीटें में जो टीआरएस है, जो कि केसीआर की पार्टी है, इसके पास 9 है और कांग्रेस के पास 4, भाजपा के पास 4 है और कांग्रेस के पास 3 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मोदी और शाह का क्यों नरम रुख हुआ है। और सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े सांसद पश्चिम बंगाल, जहां पर प्रधानमंत्री ओए दीदी ओए तमाम, यानी कि आपने सुना था क्या कुछ नहीं बोला ममता बनर्जी के बारे में। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, और टीएमसी के पास 23 और बीजेपी के पास 18 सीटें हैं। तो अब तो समझ गए होंगे कि 70 सीटों का जो खेल होता है, एक बड़ा खेल होता है। अब जो अलायंस में है इंडिया के में, उसमें सभी बड़ी मजबूत पार्टियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जो बीजेपी है, और बीजेपी के पास जो पार्टियां हैं, उसके पास हलोपा, जजपा, जिसके पास एक भी सांसद नहीं है, ऐसी ऐसी पार्टियां हैं। कहने को गिनती में ज्यादा है कि हमारे पास ज्यादा पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन अब जो क्रीम है वो इंडिया गठबंधन के पास है। इसलिए अब नरम रुख मोदी और शाह की जोड़ी ने अपनाया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात एक और चीज निकल करके आती है कि ठीक है, आज मोदी और शाह को उनका वक्त अच्छा है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, उनके पास संस्थाएं उनके हाथों में हैं, लेकिन जब 220 का आंकड़ा आकर के खड़ा हो जाता है, तब ये सभी पार्टियां आज समर्थन दे रही हैं, उस वक्त आंखें भी तो दिखा सकती हैं। इस बारे में आप ही बता दीजिए, आप अपनी राय दीजिए कि क्या ये पार्टियां फिर भाजपा को आंख दिखाएंगी, खासतौर पर शाह और मोदी को। आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। अब मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।